फील कर रहा हूँ क्योंकि पानी भी पीता जा रहा हूँ, खाता भी जा रहा हूँ क्योंकि बड़ी क्लास है, इसी तरीके से निपटाएंगे। पॉइंट के ऊपर नजर डालते हैं। ऐसे पॉइंट आपको सीटेट के एग्जाम में ऑप्शन में आपको देखने को मिलेंगे। पहला पॉइंट आपका कि स्कूल में अधिगम्य परिवेश से सहभागिता और कौशलों द्वारा ज्ञान का अर्जन पर बल देना चाहिए। अब स्कूल पर किस पर बल दिया जाता है? सिर्फ एकेडमिक पर, सिर्फ आपके नंबर्स पर, सिर्फ आपके ग्रेड पर। लेकिन अब किस पर आपके फोर्स किया जा रहा है? अब ये फोर्स किया जा रहा है कि बच्चा कुछ और स्किल्स को सीखे, कुछ नए नए कौशलों को सीखे बच्चा। ठीक है, तो अब बच्चे के नए स्किल्स पर, कौशलों पर ध्यान केंद्रित करने की बात की जा रही है। ठीक है, पहला पॉइंट। जो सार्थक अधिगम है, इसके ऊपर वेरी वेरी इंपोर्टेंट लगाओ कि जो बच्चों का जो अधिगम होना चाहिए वो किस प्रकार का होना चाहिए? वो सार्थक अधिगम होना चाहिए। भाई आप लोग सीडीपी सीख रहे हो या कोई भी सब्जेक्ट आप सीख रहे हो या कोई टॉपिक आप सीख रहे हो, तो उसको सीखने का तभी मतलब है अगर वो मीनिंगफुल हो, अगर वो सार्थक हो। ये नहीं कि आपने उसको पढ़ लिया, समझ में आ गया, ठीक है, नहीं ये समझ में आया तो कोई बात नहीं। अब मैंने आपको लर्निंग पढ़ा दिया, अधिगम पढ़ा दिया, उसको प्रभावित करने वाला आपको कारक पढ़ा दिया। अगर उसका सार्थक मतलब आपको नहीं पता चला, उसको इंप्लीमेंट करने का तरीका आपको नहीं पता चला, तो उसको पढ़ने का कोई भी मतलब आपको नहीं है। ठीक है, तो सार्थक अधिगम आपको पता होना चाहिए, मीनिंगफुल लर्निंग आपको पता होनी चाहिए, सबसे मेन चीज है। और सीटेट के एग्जाम में सबसे ज्यादा आपका पूछा जाता है मीनिंगफुल लर्निंग, आपको पूछा जाता है कि मीनिंगफुल लर्निंग में एक समस्या पर विविध तरीकों से विचार करने के लिए प्रोत्साहित यानी कि एनकरेज करना चाहिए। यानी कि एक समस्या पर एक तरीके से कहा जाए कि बेटा ये समस्या है और ये समाधान इसका होगा, नहीं, अलग अलग तरीके से विचार करने के लिए बच्चों को कहो कि बेटा इस तरीके से सोल्व करो, इस तरीके से सोल्व करो, इस तरीके से करो। ठीक, अधिगम अधिक सार्थक और प्रभावशाली हो सकता है अगर वह सेल्फ डायरेक्टेड हो। बच्चे से कहो कि बेटा अगर तुम इस तरीके की अधिगम सार्थक करना चाहते हो, इस तरीके की लर्निंग करना चाहते हो, तो अपने तरीके से इस काम को सोल्व करो, कुछ अपने तरीके से इसके अंदर क्रिएटिविटी करो। तो बच्चा क्या काम करेगा? खुद अपना दिमाग लगाएगा, खुद अपने तरीके से उस काम को रेगुलेट करेगा। अगर बच्चा खुद कर रहा है और मतलब खुद लर्निंग बाय डूइंग का यूज कर रहा है, तो उससे बढ़िया तरीका कुछ हो ही नहीं सकता। तो सेल्फ डायरेक्टेड अगर बच्चा काम कर रहा है तो आपका बढ़िया माना जाएगा। प्रभावी अधिगम के लिए शिक्षार्थी की सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता होती है। और शिक्षार्थी के साथ साथ में जो आपका टीचर होता है उसके भी एक्टिव पार्टिसिपेशन की, सक्रिय भागीदारी की आपकी आवश्यकता होती है। ठीक, तो आपका ये भी आपका पॉइंट हो गया। ये सभी आपके महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये जो मैंने कलेक्ट किए थे। आगे देखते हैं। सार्थक अधिगम यानी मीनिंगफुल लर्निंग में आपका विश्लेषण होता है, आपका समालोचनात्मक सोच, जिसको एनईपी 2020 आपका सबसे ज्यादा बढ़ावा देने की बात करता है, जिसमें बच्चा अपना खुद सही और गलत का डिसीजन ले सके। ये नहीं कि उसको कह दिया और उसने बच्चे ने मान लिया, नहीं, अपनी खुद तर्क शक्ति का यूज करके सही और गलत का डिसीजन ले सके, वो आपकी समालोचनात्मक आपकी सोच होती है। तो आपकी मीनिंगफुल लर्निंग में बच्चा चीजों का विश्लेषण कर सके, समालोचनात्मक सोच कर सके और समस्या समाधान की प्रक्रियाओं में इसको शामिल कर सके। ये होती है आपकी मीनिंगफुल लर्निंग में जो प्रक्रिया आपकी शामिल हो सके। मैंने कहा ना मीनिंगफुल लर्निंग बड़ा महत्वपूर्ण आपका। देखो कई सारे पॉइंट आपके अभी तक मीनिंगफुल लर्निंग का आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक, ये ऐसे पॉइंट मुझे नहीं लगता आपने कहीं अभी तक देखे होंगे पेपर के अलावा। प्रारंभिक कक्षाओं की शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं के लिए करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, जहां पर बच्चा खुद करके सीखता है, जैसे वहां पर आया था सेल्फ डायरेक्टेड, ये सबसे बढ़िया तरीका माना जाता है, जहां पर बच्चा खुद अपने करके माध्यम से सीखता है। ठीक है, ये सबसे बढ़िया तरीका माना जाता है। अधिगम के लिए विद्यालय के सामाजिक अवसरों में भागीदारी बहुत ज्यादा आवश्यक होती है। तो विद्यालय के सामाजिक अवसर है, अब देखो स्कूल में क्या होता है, बच्चों को दूसरे स्कूल से भी कभी कंपटीशन करा देते हैं, कभी इसको फील्ड ट्रिप के लिए ले जाते हैं, कभी और दूसरे उसको कंपटीशन करा देते हैं, जैसे 26 जनवरी आ गया, 15 अगस्त आ गया, तो उसको हमेशा पार्टिसिपेट करवाओ किसी ना किसी चीज में, और उसको ज्यादा से ज्यादा सक्रिय पार्टिसिपेट करवाओ। तो इससे क्या होगा, बच्चा कुछ ना कुछ चीज वहां से सीखेगा, और जितना सीखेगा उतना ज्यादा बच्चे का विकास होता जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। अब बात करते हैं सीखने की, जब बात हो रही है तो सीखने के आपके ट्रांसफर ऑफ लर्निंग की बात करते हैं, सीखने के जो आपके स्थानांतरण होते हैं उसकी बात करते हैं। तो देखिए, जब कोई सीखा हुआ जो कौशल होता है किसी दूसरे काम को प्रभावित करे तो उसे कहते हैं सीखने का स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। यानी कि आपने कोई चीज सीख ली, मान लो आपने यहाँ पर कोई भी चीज सीख ली और इस सीखने का किसी दूसरे पर या तो प्रभाव हुआ या प्रभाव नहीं हुआ, तो इसे कहते हैं आपका ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहते हैं। तो लर्निंग की बात हो रही है तो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के ऊपर एक बार और नजर डाल लेते हैं, ये क्या होता है आपका। देखिए, अब देखिए, जो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होता है, जो आपका सीखने का स्थानांतरण होता है, ये बेसिकली आपका 3 प्रकार का होता है। वो 3 प्रकार का कौन सा होता है उसके ऊपर एक बार नजर डालते हैं। पहला होता है आपका पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ठीक है, पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, जब एक जगह का सीखा हुआ दूसरी जगह में आपको हेल्प करता है।
आज आपने सीडीपी सीखी और सीडीपी सीखने के बाद मान लीजिए आपका केवीएस का एग्जाम है, आप सुपर टेट एग्जाम है, डीएसएसबी का एग्जाम है, वहां पर आपको सीडीपी देखने को मिली। जब एक जगह का सीखा हुआ दूसरी जगह में आपको हेल्प कर रहा है, यानी कि आपको सहायता कर रहा है, तो ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। अगर मान लो एक जगह का सीखा हुआ दूसरी जगह में आपको हेल्प करने की जगह आपको प्रॉब्लम में डाल रहा है, यानी बाधा डाल रहा है, तो ये हो जाएगा आपका नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। मान लो यहाँ पर आपने सीडीपी सीख ली और पेपर देने गए आप लोग बैंक का, तो सीडीपी बैंक में नहीं आएगी और तैयारी करते रह गए आप लोग सीडीपी सीडीपी की, और पेपर था आपका बैंक का। ठीक, जैसे दूसरी जो फॉरेन कंट्री होती है, दूसरी फॉरेन कंट्री में जो सीट जो होती है वो लेफ्ट साइड होती है, हमारी इंडिया के अंदर जो सीट होती है वो राइट साइड होती है। तो एक जगह वहां पर सीट ड्राइविंग सीट सीख ली लेफ्ट साइड चलाने की, जब इंडिया में आए तो राइट साइड होगी, तो दिक्कत होगी ना। एक जगह का सीखा हुआ दूसरी जगह में क्या हो गया, प्रॉब्लम हो गया, बाधा डल गई, तो नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग हो गया। अगला होता है आपका जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। जब एक जगह का सीखा हुआ दूसरी जगह में ना तो प्रॉब्लम डाले और ना ही आपकी जो है हेल्प करे, तो होता है आपका जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होता है। ठीक, तो यहाँ पर आपका जो लर्निंग के जो आपके ट्रांसफर थे वो यहाँ पर आपके खत्म हो गए। अब